आज की इस अंतः गहन चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो सतह पर देखने में शायद केवल एक धूल भरी सरकारी फाइलों वाली उबाऊ प्रक्रिया लगे, जी बिल्कुल। लेकिन असल में ये संपत्तियों, जमीनों और पीढ़ियों की विरासत से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा है। एकदम सही बात है। तो आज का हमारा मिशन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे हम यूपी रेवेन्यू कोड 2006 भी कहते हैं, उसके तहत नामांतरण यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया और इसके वैधानिक ढांचे को पूरी तरह से डिकोड करना है। और ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो यूपी रेवेन्यू कोड डॉट म्यूटेशन प्रोसीजर्स एंड स्टेच्यूटरी फ्रेमवर्क के कुछ बहुत ही विस्तृत अंश है। इसी सामग्री के आधार पर हम ये समझेंगे कि जमीन के मालिकाना हक का हस्तांतरण सरकारी दस्तावेजों में वास्तव में कैसे दर्ज होता है। जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चर्चा पूरी तरह से जटिल कानूनी शब्दावली या जार्गन से मुक्त होने वाली है। तो चलिए इसे समझते हैं। नामांतरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। ये सिर्फ कागजों पर एक नाम काटकर दूसरा नाम लिख देना भर नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सरकारी अभिलेखों में जैसे कि खसरा और खतौनी में स्वामित्व के हस्तांतरण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, और अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी व्यवस्था किसी निर्वात में या हवा में काम नहीं करती है। सही कहा। इसके लिए एक बहुत ही सुदृढ़ और ऐतिहासिक कानूनी ढांचा बनाया गया है। स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि ये पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 32 से लेकर 41 के तहत संचालित होती है। धारा 32 से 41, ठीक है। जी। और इस पूरी व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है, जिसके इर्द गिर्द ये सब घूमता है, वो तहसीलदार का न्यायालय या उनका कार्यालय होता है। मतलब सब कुछ तहसीलदार के स्तर पर होता है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये जानना और कल्पना करना बहुत जरूरी है कि जब हम जमीन के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो खसरा और खतौनी नाम के दो अहम दस्तावेज होते हैं। हाँ, ये नाम तो अक्सर सुनने में आते हैं। जी। इसे आसानी से समझना हो तो खतौनी को एक तरह की बैंक पासबुक मान सकते हैं। जैसे पासबुक ये बताती है कि किस व्यक्ति के खाते में कितना पैसा है, वैसे ही खतौनी राज्य सरकार का वो रजिस्टर है जो ये बताता है कि किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है। ओ, ये बैंक पासबुक वाला उदाहरण चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है ना? नामांतरण असल में उसी पासबुक में होने वाली एक नई एंट्री है। ये एक आधिकारिक मान्यता है कि अमुक संपत्ति पर अब एक नए व्यक्ति का अधिकार स्थापित हो गया है। और राज्य उस नए व्यक्ति को मान्यता दे रहा है। बिल्कुल सही। अब स्रोत सामग्री के अनुसार ये जो पासबुक में नई एंट्री करने का तरीका है, ये मुख्य रूप से 6 अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित है। जी, 6 प्रकार। आइए सबसे पहले और शायद सबसे संवेदनशील प्रकार से शुरुआत करते हैं। पहला है फौती, या जिसे मृतक नामांतरण भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे म्यूटेशन बाय सक्सेशन कहते हैं। हाँ, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी संपत्ति का क्या होता है। सरकारी रिकॉर्ड में वो संपत्ति कैसे अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचती है? ये राजस्व प्रशासन का सबसे बुनियादी लेकिन सबसे आवश्यक कार्य है। जब किसी भूमि के मूल स्वामी का निधन हो जाता है तो कानून ये सुनिश्चित करता है कि संपत्ति कानूनी रूप से अधर में ना लटकी रहे, मतलब लवारिस ना कहलाए। एकदम सही। फौती नामांतरण के तहत मृत व्यक्ति का नाम सरकारी कागजों से सम्मानपूर्वक हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर कानूनी वारिसों जैसे कि बेटा बेटी, पत्नी या अन्य उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किए जाते हैं। ये विरासत को सुरक्षित करने का पहला कदम लगता है। जी, श्रोताओं के लिए ये समझना अहम है कि ये इतना जरूरी क्यों है। मान लीजिए किसी परिवार में फौती नामांतरण नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भविष्य में वो वारिस उस जमीन पर कोई कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन नहीं ले पाएंगे। वे उस जमीन को कानूनी तौर पर बेच नहीं पाएंगे। ओ, मतलब वो जमीन उनके किसी काम की नहीं रहेगी कागजों पर। और अगर कोई उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लेता है तो अदालत में उनका पक्ष बहुत कमजोर होगा, क्योंकि सरकारी पासबुक में उनका नाम ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। इसीलिए ये फौती प्रक्रिया पीढ़ियों के बीच एक कानूनी पुल का काम करती है। रुकिए, ये तो विरासत और बिना किसी लेन देन की बात हुई, लेकिन जब कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई से कोई जमीन या घर खरीदता है तब स्थिति अलग होती होगी। बिल्कुल अलग होती है। स्रोत में जो दूसरा प्रकार दिया गया है वो है विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण यानी म्यूटेशन बाय सेल डीड। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे आम हिस्सा है। जी, सबसे ज्यादा मामले इसी के आते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस गए, रजिस्ट्री के कागजात पर साइन किए, स्टैम्प ड्यूटी भरी, पैसे दे दिए, मतलब काम खत्म। हाँ, ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि अब हम मालिक हो गए।
तो क्या सिर्फ वो रजिस्ट्री करा लेना ही काफी नहीं है? यही तो इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी और खतरनाक भ्रांति है। लोग अपनी रजिस्ट्री के कागजात को घर की तिजोरी में रखकर निश्चिंत हो जाते हैं। मैंने भी कई लोगों को ऐसा करते देखा है। लेकिन जब संपत्ति को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को बेचा जाता है तो रजिस्ट्री या पंजीकृत विक्रय पत्र केवल पहला कदम है, वो अंतिम मंजिल नहीं है। अच्छा, जी, उस विक्रय पत्र के आधार पर खतौनी में नामांतरण होना बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब वो पासबुक वाली एंट्री। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में तहसीलदार के कार्यालय द्वारा विक्रेता का नाम सरकारी अभिलेखों से हटाया जाता है और नए खरीदार का नाम दर्ज किया जाता है। अगर कोई म्यूटेशन ना कराए तो? जरा सोचिए, यदि कोई केवल रजिस्ट्री करा ले और म्यूटेशन ना कराए तो राजस्व रिकॉर्ड में आज भी पुराना मालिक ही दर्ज है। वो बेमान व्यक्ति उसी जमीन को किसी तीसरे अनजान व्यक्ति को दोबारा बेच सकता है। अरे बाप रे। क्योंकि खतौनी देखकर तो तीसरा व्यक्ति यही मानेगा कि जमीन का मालिक वही पुराना व्यक्ति है। इसलिए नामांतरण के बिना खरीदार की स्थिति कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर यही माना जाता है कि रजिस्ट्री के कागज ही सब कुछ है, तो मृत्यु और बिक्री के मामले तो समझ आते हैं। जी, लेकिन क्या हो अगर कोई पैसे का लेन देन हो ही ना? मान लीजिए कि कोई अपनी मर्जी से जमीन दे रहा है या बदल रहा है। हाँ, ऐसे भी प्रावधान हैं। स्रोत सामग्री पढ़ते हुए मेरी नज़र एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण पर पड़ी थी, जहां आपसी सहमति से नामांतरण होता है। इसमें एक मामला रमेश और राम शुफल का दिया गया है। विनिमय का मामला। हाँ, स्थिति ये है कि रमेश की जमीन राम शुफल के खेतों के पास है और राम शुफल की जमीन रमेश के खेतों के पास फंसी हुई है। दोनों को भारी असुविधा हो रही है। खेती करने में दिक्कत आती है ऐसे में। तो वे अपनी सुविधा के लिए बस आपस में इन जमीनों की अदला बदली कर लेते हैं। इसे विनिमय या एक्सचेंज कहा गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या वे बस एक दूसरे से हाथ मिलाकर ये अदला बदली कर सकते हैं? हाथ मिलाकर अदला बदली करना व्यावहारिक रूप से तो लोग कर लेते हैं, लेकिन कानूनी रूप से इसकी कोई अहमियत नहीं है। राजस्व विभाग इसमें दखल देता है। मतलब इसकी भी कोई वैधानिक प्रक्रिया है? बिल्कुल। इस तरह के विनिमय के लिए भी एक पंजीकृत विनिमय दस्तावेज, जिसे रजिस्टर्ड एक्सचेंज डीड कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। यह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में निष्पादित होता है। जहाँ सेल डीड होती है वहीं पर? जी, यहाँ राज्य यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र इच्छा से ये अदला बदली कर रहे हैं। और इसके बाद फिर तहसीलदार के पास जाना होता है? एकदम सही। जब पंजीकृत दस्तावेज तैयार हो जाता है तब तहसीलदार के यहाँ नामांतरण शुरू होता है। फिर रमेश की जगह रामशुफल का नाम और रामशुफल की जगह रमेश का नाम खतौनी में दर्ज होता है। इसके बिना तो कोई भी मुकर सकता है बाद में? जी, इसके बिना ये अदला बदली भविष्य में नकारी जा सकती है। समझ गई। और इसी आपसी सहमति के दायरे में स्रोत एक और प्रकार का जिक्र करता है, दान पत्र या गिफ्ट डीड। ये भी बहुत आम है। अदला बदली में तो फिर भी जमीन के बदले जमीन मिल रही है, लेकिन अक्सर लोग अपनी बेटी, पत्नी या किसी प्रियजन को अपनी इच्छा से बिना किसी पैसे के जमीन दे देते हैं। इसकी प्रक्रिया कैसे काम करती है? यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में शामिल पक्षों को कानूनी भाषा में एक विशेष नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? जो व्यक्ति संपत्ति दे रहा है वो दानदाता कहलाता है और जो प्राप्त कर रहा है उसे दान ग्रहीता कहा जाता है। डोनर और डोनी। जी, लेकिन इसमें सबसे सख्त कानूनी शर्त यह है कि ये दान केवल एक सादे कागज पर या पारिवारिक पंचायत में लिखकर नहीं किया जा सकता। इसका भी पंजीकरण जरूरी है। पूरी तरह से अनिवार्य है। कानून ये मानकर चलता है कि मुफ्त में संपत्ति का हस्तांतरण संदेह पैदा कर सकता है, कहीं ये किसी दबाव या धोखाधड़ी का नतीजा तो नहीं। हाँ, कोई जोर जबरदस्ती से भी अंगूठा लगवा सकता है। बिल्कुल। इसीलिए जिला पंजीयक कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। जब पंजीकृत दानपत्र तहसीलदार के समक्ष आता है तभी नाम खतौनी में दर्ज होता है। बिना पंजीकरण के राजस्व अधिकारी इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये बात तो साफ हो गई कि चाहे बेचना हो, बदलना हो या दान करना हो, पंजीकरण उसका एक बड़ा हिस्सा है। जी, पंजीकरण एक तरह से सुरक्षा कवच है। लेकिन यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है जब हम स्रोत सामग्री के अगले हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा वसीयत यानी विल और कोर्ट डिक्री जैसे बेहद जटिल मामलों से जुड़ा है। वसीयत के मामले सबसे ज्यादा विवादित होते हैं। वसीयत के मामले तो वैसे भी फिल्मों से लेकर असल जिंदगी तक सबसे ज्यादा ड्रामेबाजी वाले होते हैं। स्रोत में भी वसीयत को अन्य प्रकारों की तुलना में काफी अलग माना गया है। ऐसा क्यों है? वसीयत की जटिलता का सबसे बड़ा कारण इसकी मूल प्रकृति में छिपा है। आप देखिए, बिक्री, विनिमय या दान,
इन सभी में संपत्ति देने वाला व्यक्ति स्वयं जीवित होता है। वो खुद जाके हाँ बोल सकता है रजिस्ट्रार के सामने। बिल्कुल। लेकिन वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत प्रभावी होती है। वो व्यक्ति ये बताने के लिए मौजूद नहीं होता कि ये दस्तावेज असली है या नहीं। ये तो बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या है। और स्रोत बताता है कि वसीयत के स्वरूप को लेकर कानून में कई विकल्प हैं। एक वसीयत पंजीकृत हो सकती है, नोटराइज्ड हो सकती है, या यहाँ तक कि एक सादे कागज पर भी हो सकती है। सादे कागज पर भी? ये तो अजीब बात है। जी, अब कल्पना कीजिए, मृत्यु के बाद कोई रिश्तेदार एक सादे कागज पर लिखी वसीयत लेके तहसीलदार के पास पहुंच जाए। यहीं से सबसे गहरे विवाद पैदा होते हैं। यही तो सबसे बड़ी समस्या लगती है। परिवार का कोई भी अन्य सदस्य उस सादे कागज वाली वसीयत पर सवाल उठा सकता है कि ये जाली है। अक्सर ऐसा ही होता है। अगर तहसीलदार के सामने ऐसी कोई आपत्ति आ जाए तो वो क्या करता है? वो तो कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होता नहीं है। एकदम सही सवाल है। और कानून इस बात को भली भांति समझता है कि तहसीलदार का न्यायालय इन जटिल दीवानी विवादों को सुलझाने के लिए नहीं बना है। तो फिर मामला कहाँ जाता है? यदि कोई गंभीर आपत्ति दर्ज होती है तो मामला तहसीलदार के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वसीयत ग्रहीता को सीधे सिविल न्यायालय यानी दीवानी अदालत का रुख करना पड़ता है। सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। जी, वहां जाकर उस वसीयत को प्रमाणित कराना होता है और कोर्ट से एक डिक्लेरेशन प्राप्त करनी होती है कि ये वसीयत वैध है। सिविल न्यायालय साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला करता है। मतलब बिना कोर्ट के प्रमाणित हुए तहसीलदार कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। विवादित स्थिति में तहसीलदार वसीयत के आधार पर नामांतरण नहीं कर सकता। ये समझना बहुत जरूरी है कि विवाद बढ़ते ही मामला सिविल न्यायालय मुड़ जाता है। और यहीं से हम नामांतरण के छठे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, निर्णय और जय पत्र, जिसे हम कोर्ट डिक्री कहते हैं। जी, कोर्ट डिक्री। जब कोई संपत्ति विवाद अदालत में लड़ा जाता है तो उसके अंत में जो फैसला आता है वो खतौनी तक कैसे पहुंचता है? ऐसे अदालती लड़ाइयों में दो पक्ष होते हैं। दावा करने वाला वादी कहलाता है और जो बचाव कर रहा होता है वो प्रतिवादी कहलाता है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जी, वर्षों की प्रक्रिया के बाद जब सिविल न्यायालय फैसला सुनाता है और मान लीजिए वादी जीत जाता है तो न्यायालय उसके पक्ष में एक निर्णय और जयपत्र जारी करता है। जजमेंट एंड डिक्री। हाँ, ये जयपत्र इस बात का अंतिम प्रमाण होता है कि असली मालिक कौन है। इसी अदालती जयपत्र के आधार पर तहसीलदार हारने वाले का नाम हटाकर जीतने वाले का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करता है। और यहीं पर स्रोत सामग्री यूपी रेवेन्यू कोड की धारा 35 के उपखंड 1 यानी धारा 35(1) का एक बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह धारा बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत में अंग्रेजी के शब्द है फैक्ट्स अदरवाइज कमिंग टू हिज नॉलेज, यानी अन्यथा संज्ञान में आए तथ्य। ये शब्दावली बहुत व्यापक लगती है। जी, ये काफी विस्तृत है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई अदालत का फैसला लेकर सुबह तहसीलदार के ऑफिस पहुंच जाए तो तहसीलदार सीधे पेन उठाकर खतौनी में नाम बदल देता है? नहीं नहीं, राजस्व प्रशासन इस तरह जल्दबाजी में काम नहीं करता। धारा 35(1) के जो शब्द आपने कहे ये वास्तव में एक कैच ऑल कानूनी वाक्यांश है। अच्छा। जब कोई कोर्ट डिग्री लेकर आता है तो वो इसी के तहत तहसीलदार के संज्ञान में आती है। लेकिन जानकारी मिलने के बाद की प्रक्रिया पारदर्शी है। तहसीलदार सबसे पहले एक उद्घोषणा जारी करता है। उद्घोषणा मतलब एक तरह का नोटिस। जी, एक सार्वजनिक नोटिस। पुराने समय में इसे गांव में ढोल बजाकर मुनादी करना कहते थे, आज ये नोटिस बोर्ड पर लगता है। इसका उद्देश्य ये पूछना है कि क्या किसी को इस बदलाव से कोई आपत्ति है। तो ये मुनादी और जांच होने के बाद क्या होता है? स्रोत में धारा 35(1) के दो अलग हिस्सों क्लॉज ए और सी का जिक्र है। इनमें क्या अंतर है? ये अंतर इस प्रक्रिया का निर्णायक मोड़ है। यदि उद्घोषणा के बाद मामला विवाद रहित है, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, तो इसे सेक्शन 35(1)(a) के तहत रखा गया है। इसमें काम जल्दी हो जाता होगा। जी, इसमें तहसीलदार बिना देरी के खतौनी को संशोधित करने का सीधा निर्देश दे देता है। और अगर कोई आपत्ति आ जाए तो? यदि कोई तीसरा पक्ष आकर कहता है कि कोर्ट डिक्री धोखाधड़ी से ली गई है या उस पर स्टे आ गया है, तो ये नया विवाद है। ये स्थिति सेक्शन 35(1)(c) में आती है। फिर तो समय लगता होगा। बिल्कुल, तहसीलदार को दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, उस नई आपत्ति पर फैसला करना पड़ता है और फिर उचित आदेश देना पड़ता है। स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक संदर्भ भी है। मैंने गौर किया कि कानूनी पेशे के लोग अक्सर नए कोड में म्यूटेशन बाय कोर्ट डिक्री नाम की अलग धारा ढूंढते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। ये बहुत आम उलझन है। वर्तमान संहिता में इसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं है। वो सब धारा 35 में ही आता है। जी, ये सब उसी संज्ञान में आए तथ्य वाले प्रावधान के नीचे आता है
और स्रोत याद दिलाता है कि ये पुरानी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 की व्यवस्थाओं से काफी मिलती-जुलती है। 1901 मतलब अंग्रेजों के जमाने से? हाँ, कानून का ड्राफ्ट परिपक्व जरूर हुआ है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड बनाए रखने के मूलभूत सिद्धांत 1901 से लेकर आज तक एक समान ही हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम इतनी सारी कानूनी धाराओं की बात कर रहे हैं। मान लीजिए तहसीलदार ने कोई फैसला सुना दिया और किसी का नाम दर्ज करने से इनकार कर दिया। ऐसा होता है कई बार। अब अगर कोई पक्ष उस फैसले से नाखुश है, उसे लगता है कि उसके कागजात सही थे, तो वो बेचारा क्या करे? क्या तहसीलदार का आदेश पत्थर की लकीर है? कानून में कभी भी कोई एक आदेश अंतिम नहीं होता। अपीलीय व्यवस्था हमेशा मौजूद रहती है। स्रोत इस बारे में स्पष्ट है। अपील कहाँ की जा सकती है? यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वो 30 दिन के भीतर उप जिलाधिकारी यानी जिन्हें हम एसडीएम कहते हैं, उनके पास धारा 35(2) के तहत अपील कर सकता है। ये पहला अपीलीय कदम है। जी। लेकिन अगर विवाद लिपिकीय गलती का नहीं है, बल्कि मामला गहरा है, जहां मूल स्वामित्व अधिकारों को ही चुनौती दे दी गई है, तब क्या विकल्प है? ऐसी गंभीर स्थिति के लिए वो व्यक्ति राजस्व न्यायालय में धारा 39 और धारा 144 के तहत एक डिक्लेरेटरी सूट या घोषणात्मक वाद दायर कर सकता है। डिक्लेरेटरी सूट, ठीक है। लेकिन इस पूरी चर्चा का जो सबसे अहम निष्कर्ष है, जो सबसे बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है, वो ये कि नामांतरण और मालिकाना हक यानी म्यूटेशन और टाइटल दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। ये बहुत बड़ा बिंदु है। लोग मान लेते हैं कि अगर खतौनी में नाम आ गया मतलब वो असली मालिक बन गए। और कानूनी रूप से इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती। स्रोत स्पष्ट करता है कि सिविल कोर्ट की डिक्री असली मालिकाना हक तय करती है। नामांतरण केवल राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये तय करना है कि सरकार को जमीन का लगान कौन देगा। बिल्कुल। स्रोत में बताया गया है कि संहिता की धारा 32 और धारा 38 में किसी भी राजस्व अधिकारी को मालिकाना हक के गहरे विवाद तय करने की शक्ति नहीं दी गई है। यह काम केवल सिविल कोर्ट का है। इसके अलावा स्रोत में यूपी रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 के नियम 18(4) का भी संदर्भ दिया गया है। हाँ, नियम 18(4) निर्देशित करता है कि यदि सक्षम न्यायालय ने किसी भूमि में अलग-अलग पक्षों का हिस्सा तय कर दिया है, तो राजस्व रिकॉर्ड हूबहू अदालत के फैसले के अनुसार अपडेट होगा। तहसीलदार अपनी मर्जी से उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं कर सकता। एकदम सही। और नामांतरण हो जाने के बाद धारा 36 के तहत जमीन का लगान समय-समय पर जमा करना अनिवार्य रहता है। कि हस्तांतरण का एक अत्यंत व्यवस्थित दस्तावेजीकरण है। स्रोत सामग्री के आधार पर हमने देखा कि ये 6 अलग-अलग तरीकों से पूरा होता है। फौती, विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत और कोर्ट डिक्री। हाँ, हर कदम के पीछे एक ठोस वैधानिक कारण है। और ये जटिल लगने वाली प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि भूमि रिकॉर्ड पारदर्शी रहे, राज्य का राजस्व सुरक्षित रहे और किसी के संपत्ति अधिकारों का हनन ना हो। और अब इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक ऐसा विचार सामने आता है जो भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? चूंकि नामांतरण मुख्य रूप से राजस्व अपडेट करने की प्रक्रिया है और असली मालिकाना हक अदालतों द्वारा तय होता है, तो क्या भविष्य की डिजिटल दुनिया में ऐसा समय आएगा जब ये उद्घोषणाओं की व्यवस्था अप्रासंगिक हो जाएगी? ये एक दिलचस्प सवाल है। कल्पना कीजिए, जब सिविल कोर्ट फैसला सुनाए तो उसका सीधा डिजिटल लिंक खतौनी के सर्वर से जुड़ा हो, बिना मुनादी के। क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सिविल कोर्ट का आदेश स्वचालित रूप से खतौनी में अपडेट कर देंगे? ब्लॉकचेन के जरिए यह संभव हो सकता है। तकनीक की ये बुलेट ट्रेन और 1901 से चली आ रही हमारी ये राजस्व प्रणाली जब भविष्य के चौराहे पर टकराएंगी तो ये क्या रूप लेंगी, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये भविष्य की एक बहुत बड़ी संभावना है। श्रोताओं के लिए ये जानना और समझना हमेशा लाभदायक होता है कि जिस जमीन पर वे खड़े हैं उसके कागजों की असली प्रक्रिया क्या है। इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।